विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध EFM राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबर लेक जयपुर आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम तृतीय वर्ष बीकॉम थर्ड ईयर के अंतर्गत EFM विषय के पेपर ग्रामीण विकास एवं सहकारिता का अध्ययन हमने आरंभ किया था। हमने पढ़ा था कि ग्रामीण विकास का अर्थ क्या होता है। हमने ग्रामीण विकास की परिभाषा, ग्रामीण विकास का महत्व, हमने इसके अंतर्गत सहकारिता का अध्ययन भी प्रारंभ किया और सहकारिता के अध्ययन के अंतर्गत हमने पढ़ा कि सहकारिता का अर्थ क्या होता है, सहकारिता की 4 प्रकार की परिभाषाएं क्या हैं, सहकारिता का उद्गम और विकास किन कारणों से हुआ, सहकारिता की विशेषताएं क्या हैं। और विद्यार्थियों, आज की लेक्चर में हम सहकारिता विषय को आगे बढ़ाते हुए सहकारिता के लाभों का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थी, जब हम बात करते हैं सहकारिता के लाभों की, तो सबसे पहले हम सहकारिता के लाभों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम सहकारिता के लाभों को विभिन्न प्रकार में बांटेंगे, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। सबसे पहले सहकारिता के आर्थिक लाभों का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, सहकारिता के लाभ। तो विद्यार्थियों, यदि हम सहकारिता की बात करें तो सहकारिता का जब से विकास हुआ तो हम सभी जानते हैं कि सहकारिता का विकास, सहकारिता की उत्पत्ति शोषण के विरुद्ध हुई थी और सहकारिता आंदोलन ने आर्थिक क्षेत्र में धन व आय के समान वितरण को प्रोत्साहित किया है। सहकारिता आंदोलन ने धन व आय के वितरण में समानता प्रदान की है। इसने सहकारिता आंदोलन से आर्थिक सत्ता का जो केंद्रीकरण था वो समाप्त हुआ है और सहकारिता के आंदोलन के कारण उपभोक्ताओं का शोषण समाप्त हुआ है। कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिला है। सहकारिता के कारण कृषि क्षेत्र में साख सुविधाओं का विस्तार हुआ है और सहकारिता ने देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस संबंध में हेनरी डब्ल्यू वोल्फ कहते हैं कि सहकारिता निर्धन व्यक्तियों की प्रगति और आर्थिक एवं सामाजिक मुक्ति संग्राम में एक सर्वोपयोगी तथा विश्वसनीय साथी है। यानी हेनरी डब्ल्यू वोल्फ कहते हैं कि सहकारिता निर्धन व्यक्तियों की प्रगति और आर्थिक एवं सामाजिक मुक्ति संग्राम में एक सर्वोपयोगी तथा विश्वसनीय साथी। सहकारिता के लाभों में सबसे पहले हम सहकारिता के आर्थिक लाभों का अध्ययन करेंगे। तो सहकारिता के आर्थिक लाभ में पहला लाभ है लाभ के स्थान पर सेवा, मुख्य उद्देश्य। पहला लाभ है लाभ के स्थान पर सेवा, मुख्य उद्देश्य। यानी जो सहकारिता का मुख्य उद्देश्य होता है वो लाभ के स्थान पर, जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, लाभ कमाना होता है, जबकि सहकारिता में मुख्य उद्देश्य सेवा करना होता है। और यह सेवा स्वैच्छिक होती है और भेदभाव के बिना होती है। यह सेवा स्वैच्छिक होती है और भेदभाव रहित होकर की जाती है। यानी सहकारिता में जो भी उत्पादन किया जाता है उसका उचित मूल्य पर वितरण कर दिया जाता है। यानी
सेवा ही सहकारिता का मुख्य ध्येय है। अगला बिंदु यहां आता है न्यायपूर्ण वितरण। न्यायपूर्ण वितरण, तो विद्यार्थियों सहकारिता के अंतर्गत संपत्ति का वितरण न्यायपूर्ण तरीके से किया जाता है। सहकारिता के अंतर्गत व्यक्तियों को उनके व्यवहार अनुसार लाभ का वितरण किया जाता है और किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाता तथा व्यक्तिगत हितों की रक्षा परस्पर सहायता द्वारा की जाती है। तो सहकारिता के अंतर्गत जो संपत्ति का वितरण है वो न्यायपूर्ण तरीके से किया जाता है। व्यक्तियों को उनके व्यवहार अनुसार लाभ का वितरण किया जाता है। तीसरा बिंदु है दोहरा लाभ। तो विद्यार्थियों सहकारिता हमें दोहरा लाभ प्रदान करती है। एक ओर ये सदस्यों को लाभांश प्रदान करती है तथा दूसरी ओर उन्हें उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध करवाती है। इसके साथ ही सहकारिता अनेक सुविधाएं भी प्रदान करती है, यानी सहकारिता दोहरा लाभ प्रदान करती है। एक ओर तो ये सदस्यों को अपने सदस्यों को लाभांश का वितरण करती है तथा दूसरी ओर उन्हें उचित मूल्य पर उचित कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध कराती है। साथ ही सदस्यों को अनेक सुविधाएं भी प्रदान करती है। चौथा बिंदु शोषण से मुक्ति। शोषण से मुक्ति, यानी यहां हम चौथे बिंदु की बात करेंगे शोषण से मुक्ति। तो सहकारिता के अंतर्गत व्यापारी उपभोक्ता का शोषण नहीं कर सकता। सहकारिता के अंतर्गत प्रबंधक श्रमिक का शोषण नहीं कर सकता। सहकारिता में किसी भी क्षेत्र में शोषण, सहकारिता के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में शोषण के स्थान पर सहयोग तथा सेवा भावना व्याप्त होती, क्योंकि सहकारिता का जन्म ही शोषण से मुक्ति के लिए हुआ था। इस प्रकार सहकारिता के अंतर्गत शोषण नहीं होता, तो ये सहकारिता का एक आर्थिक लाभ हुआ। पांचवा बिंदु है एकाधिकार का अंत। एकाधिकार का अंत, तो विद्यार्थियों आर्थिक सत्ता को कुछ ही हाथों में जाने से सहकारिता रोकती है। सहकारिता में अनेक व्यक्ति भाग लेते हैं जो परस्पर आर्थिक हितों की सुरक्षा करते हैं, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें आर्थिक सत्ता पूंजीवादियों के हाथ में आ जाती है और श्रमिकों का शोषण होता है। लेकिन सहकारिता में सभी व्यक्तियों के हितों की रक्षा, सभी व्यक्तियों के हितों का ध्यान रखा जाता है। सहकारिता एकाधिकार के खतरों तथा आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण को समाप्त कर देती है। यानी सहकारिता का एक लाभ है कि यहाँ एकाधिकार के जो एकाधिकार है उसका जो खतरा है वो समाप्त हो जाता है। सहकारिता एकाधिकार के खतरों तथा आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण को समाप्त कर देती है। छठा बिंदु है मांग व पूर्ति में समन्वय। मांग व पूर्ति में समन्वय। सहकारिता के अंतर्गत मांग व पूर्ति में समन्वय रहता है और सहकारिता के अंतर्गत
मांग व पूर्ति में सामंजस्य रखना भी सहकारिता का मुख्य कार्य है। उपभोक्ताओं को निरंतर अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध हो, इसके लिए यह उपभोक्ता बाजार को नियंत्रित रखती है। सातवां बिंदु, सस्ती साख प्रदान करना। सहकारिता, सातवां बिंदु, सस्ती साख प्रदान करना। विद्यार्थियों, सहकारिता समितियां अपने सदस्यों को सस्ती साख प्रदान करती हैं और इस कारण से साहूकारों को भी अपनी ब्याज दर कम रखनी पड़ती है। आठवां बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है कृषि का विकास। तो विद्यार्थियों, सहकारिता के अंतर्गत सहकारी समितियां कृषि क्षेत्र में कृषि विकास में योगदान देती हैं। ये समितियां कृषकों को पहले तो अच्छे बीज और उर्वरक उपलब्ध करवाती हैं तथा कृषि को नए उपकरण व विधियों से अवगत भी करवाती हैं। ग्रामीण सहकारी साख समितियां किसानों को अल्पकालीन साख उपलब्ध करवाती हैं। सहकारी विपणन समितियां, विद्यार्थियों यहाँ पे सहकारी विपणन समितियों के बारे में बात करी तो ये कृषकों को उत्पादन का उचित मूल्य दिलवाती है। और तो यहाँ पे एक प्रकार तो यहाँ पे ये सहकारी समितियां कृषि विकास में योगदान देती हैं, कृषकों को अच्छे बीज व उर्वरक उपलब्ध करवाती हैं, उन्हें कृषि के नए उपकरण व विधियों से अवगत करवाती हैं। ग्रामीण सहकारी साख समितियां उन्हें अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाती हैं, अल्पकालीन साख उपलब्ध करवाती हैं। इसके साथ ही सहकारी विपणन समितियां उन्हें उत्पादन का उचित मूल्य प्रदान करवाती हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सहकारिता का कृषि विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अगला है श्रमिकों व मालिकों में मैत्रीपूर्ण संबंध। श्रमिकों व मालिकों में मैत्रीपूर्ण संबंध। मैत्रीपूर्ण संबंध यानी विद्यार्थियों, सहकारिता के अंतर्गत सहकारिता का पहली बात उद्देश्य लाभ न होकर सेवा करना होता है। इसकी सदस्यता सहयोग की भावना पर आधारित होती है। इसकी सदस्यता परस्पर सहयोग की भावना पर आधारित होती है। सहकारिता में परस्पर सहयोग की भावना पर सहकारिता आधारित होती है। सहकारिता परस्पर सहयोग की भावना पर आधारित होती है और ऐसे नेक उद्देश्य को लेकर चलने वाली समितियों में संघर्ष का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यानी श्रमिकों व मालिकों के बीच सहकारिता के अंतर्गत मधुर संबंध बने रहते हैं, क्योंकि सहकारिता का मूल भावना ही सहयोग सेवा है। इसलिए सहकारिता में संघर्ष नहीं रहता है श्रमिकों व मालिकों में। 10वां बिंदु है सट्टे का अंत। सट्टे का अंत तो विद्यार्थियों, सहकारिता के अंतर्गत पहली बार
मांग व पूर्ति में समन्वय होने के कारण उत्पादन के साधनों का सही और पूर्ण उपयोग होता है। इससे वस्तुओं की पूर्ति में निरंतरता बनी रहती है। सहकारिता के अंतर्गत उत्पादन के साधनों का पूरा व सही उपयोग सहकारिता में करना सिखाती है और सहकारिता में वस्तुओं की पूर्ति निरंतर बनी रहती है। मांग व पूर्ति में समन्वय रहता है। सहकारिता में मांग व पूर्ति में समन्वय रहता है, वस्तुओं की पूर्ति निरंतर बनी रहती है। सहकारिता हमें उत्पादन के साधनों का पूरा व सही उपयोग करना सिखाती है। इस कारण से सट्टे की संभावनाओं का सहकारिता में अंत हो जाता है। अगला बिंदु, पूंजी निर्माण में योगदान। विद्यार्थियों, सहकारिता ग्रामीण जन समुदाय को बचत के लिए प्रोत्साहित करती है और अपने संसाधनों को उचित स्थान पर उपयोग करना सिखाती है। इस कारण से सहकारिता बचत को प्रोत्साहित करती है और उससे पूंजी निर्माण में सहकारिता योगदान देती है। सहकारिता के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास पूंजी बेकार पड़ी रहती है, जिसका समुचित उपयोग नहीं हो पाता। लेकिन सहकारिता ग्रामीण जन समुदाय को बचत के लिए प्रोत्साहित करती है और इस कारण से पूंजी निर्माण में योगदान देती है। अगला बिंदु, लघु व कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। अगला बिंदु, लघु व कुटीर उद्योग। लघु व कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। तो विद्यार्थियों, सहकारिता छोटे छोटे उत्पादकों को भी प्रोत्साहन देती है। सहकारिता के अंतर्गत लघु व कुटीर उद्योग सहकारी आधार पर संचालित किए जा सकते हैं और जब वे सहकारी आधार पर संचालित किए जाते हैं तो उनको कच्चा माल उचित मूल्य पर मिल जाता है, साख सुविधाएं व बिक्री की सुविधाएं भी प्राप्त हो जाती हैं। इससे इन उद्योग धंधों का विकास होता है और इससे ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योग का विकास होने लगता है, कुटीर उद्योग का विकास होने लगता है तथा देश में उद्योगों का संतुलित विकास संभव हो पाता है। तो सहकारिता लघु व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करती है। 13वां बिंदु, मूल्य पर नियंत्रण। मूल्य पर नियंत्रण। तो विद्यार्थियों, सहकारिता उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकती है। उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर सही नापतोल तथा शुद्ध वस्तुएं उपलब्ध करवाती है, जिससे निजी व्यापारियों को अधिक लाभ नहीं मिल पाता तथा उपभोक्ता शोषण से बच जाता है। तो सहकारिता के अंतर्गत मूल्य पर नियंत्रण रहता है, मूल्य अधिक नहीं बढ़ पाता, मूल्य उचित रहता है। अगला बिंदु, रोजगार में सहायक। तो विद्यार्थियों, सहकारिता कृषि, उद्योग व व्यापार में उन्नति करके अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करती है। तो इससे रोजगार में भी वृद्धि होती है। अगला बिंदु, 15वां बिंदु, संचय व कालाबाजारी पर रोक।
संचय व कालाबाजारी पर रोक। तो विद्यार्थियों, सहकारिता के अंतर्गत कालाबाजारी पर रोक लग जाती है एक तरह से, क्योंकि कालाबाजारी नहीं हो पाती, क्योंकि व्यापारी वर्ग अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से बाजार में माल की कृत्रिम कमी दिखाकर ऊंची कीमतें वसूल करने का प्रयास करते हैं, हम ये देखते हैं। लेकिन सहकारिता में ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती, ऐसा सहकारिता में नहीं हो पाता, क्योंकि सहकारिता में लाभ का उद्देश्य नहीं होता, सहकारिता में सेवा मूल उद्देश्य होता है। तो ये जो हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखते हैं कि संचय व कालाबाजारी होती है, तो सहकारिता के अंतर्गत ये नहीं हो पाती, क्योंकि सहकारिता के अंतर्गत सेवा मूल उद्देश्य है, सहकारिता में इस प्रकार का नहीं हो पाता। नहीं तो हम सामान्य तौर पर देखते हैं कि व्यापारी वर्ग अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से बाजार में माल की कृत्रिम कमी दिखाकर ऊंची कीमतें वसूल करते हैं, लेकिन सहकारिता में ऐसा नहीं हो पाता। अगला है बिंदु है उत्पादन में वृद्धि। 16वां बिंदु उत्पादन में वृद्धि। तो विद्यार्थियों, उत्पादन में वृद्धि के लिए सहकारिता आर्थिक साधन, तकनीकी ज्ञान तथा नवीन औजार व विधियां अपनाती है। यह उत्पादन के साधनों का पूरा व सही उपयोग करना सिखाती है। सभी क्षेत्रों पर कम मूल्य पर अधिक से अधिक उत्पादन करने का सहकारिता प्रयास करती है, इससे उत्पादन में वृद्धि होती है। अगला बिंदु संतुलित विकास। तो विद्यार्थियों, जिन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना नहीं होती, वहां सहकारिता स्वयं उद्योग लगाकर संतुलित विकास कर सकती है। सहकारिता के माध्यम से हम संतुलित विकास कर सकते हैं। सहकारिता इसके अलावा कृषकों, छोटे व्यापारियों तथा छोटे उत्पादकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। सहकारिता इसके अलावा कृषकों, छोटे व्यापारियों एवं छोटे उत्पादकों को भी आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे देश का संतुलित विकास होता है। सहकारिता, हम ये कह सकते हैं कि सहकारिता संतुलित विकास में योगदान देती है। जिन क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों के उद्योगों की स्थापना नहीं होती, वहां सहकारिता स्वयं उद्योग लगाकर संतुलित विकास कर सकती है। तो उन क्षेत्रों में जहां निजी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना नहीं है, जहां निजी क्षेत्र नहीं है, वहां भी हम सहकारिता के माध्यम से संतुलित विकास कर सकते हैं। अगला बिंदु 18वां बिंदु बचत को प्रोत्साहन। तो विद्यार्थियों, सहकारी समितियां ग्रामीण जनता की छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करने में सहयोग देती हैं। वे ग्रामीण जनता में बचत और मितव्ययता की आदत डालती हैं और इससे बचत को जमा करने में और इस बचत को वो जमा करने में सुविधा प्रदान करती हैं। इन जमाओं को सहकारिता जरूरतमंद लोगों को उधार देकर उत्पादन कार्यों में सहकारिता सहयोग देती है। इस प्रकार ग्रामीण जनता की बचतों को सहकारिता गतिशील कर देती है, उनको गति प्रदान कर देती है और इससे पूंजी निर्माण में सहकारिता योगदान देती है। पूंजी निर्माण बढ़ता है इससे देश में। तो यानी सहकारिता ग्रामीण जनता में मितव्ययता व बचत की आदत डालती है। 20वां बिंदु 19वां बिंदु
बैंकिंग विकास, तो विद्यार्थियों सहकारिता ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। प्राथमिक समितियां ग्रामीण जनताओं को ऋण देती हैं एवं उनकी बचतों को जमा करती हैं। ग्रामीण जनता को ऋण देती है एवं उनकी बचत को जमा करती है। इससे जनता में बैंकिंग की आदत का विकास होता है। ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार में कृषि, ग्रामीण उद्योग, व्यापार और रोजगार के अवसरों में वृद्धि की। यानी सहकारिता बैंकिंग क्षेत्र में भी सहकारिता विकास में योगदान देती है। 20वां बिंदु आर्थिक विकास। तो विद्यार्थियों सहकारिता आर्थिक विकास को गति प्रदान करती है। सहकारिता से उत्पादन, रोजगार, राष्ट्रीय आय व जीवन स्तर उन्नत होता है। इस प्रकार सहकारिता आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। आर्थिक विकास के लिए समाज का सर्वांगीण विकास आवश्यक है, जो सहकारिता के माध्यम से ही संभव है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमने देखा कि सहकारिता के आर्थिक लाभों की बात करें तो पहला लाभ है लाभ के स्थान पर सेवा ही मुख्य उद्देश्य होना। दूसरा लाभ है न्यायपूर्ण वितरण। तीसरा लाभ है दोहरा लाभ। दोहरा लाभ यानी ये सहकारिता एक ओर तो सदस्यों को लाभांश प्रदान करती है, दूसरी ओर उन्हें उचित मूल्य पर वस्तुएं भी प्रदान करती है तथा साथ ही अन्य सुविधाएं भी सदस्यों को प्रदान करती है। चौथा शोषण से मुक्ति। सहकारिता का जन्म ही शोषण से मुक्ति के लिए हुआ था। पांचवा एकाधिकार का अंत। सहकारिता में एकाधिकार की खतरा नहीं पाया जाता। सहकारिता का छठा आर्थिक लाभ मांग व पूर्ति में समन्वय। सातवां सस्ती साख प्रदान करना। आठवां कृषि का विकास। कृषि विपणन समितियों के माध्यम से कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त होता है। सहकारी समितियां उन्हें अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाती हैं, उन्हें बीज व उर्वरक उपलब्ध करवाती हैं। इस प्रकार सहकारिता कृषि के विकास में योगदान देती है। नवां श्रमिकों व मालिकों में मैत्रीपूर्ण संबंध। 10वां सट्टे का अंत। सहकारिता में सट्टे की संभावना समाप्त हो जाती है, सट्टे की प्रवृत्ति कम हो जाती है, सट्टे की प्रवृत्ति नहीं रहती। 11वां पूंजी निर्माण में सहकारिता योगदान देती है। 12वां लघु व कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करती है। 13वां मूल्य पर नियंत्रण रखती है सहकारिता। 14वां रोजगार में सहायक। 15वां संचय व कालाबाजारी पर रोक। 16वां बिंदु उत्पादन में वृद्धि। 17वां बिंदु संतुलित विकास। 18वां बिंदु सहकारिता बचतों को प्रोत्साहित करती है। 20वां बिंदु 19वां बिंदु बैंकिंग विकास। बैंकिंग क्षेत्र का सहकारिता विकास करती है। जनता में, ग्रामीण जनता में बैंकिंग की आदत का विकास करती है सहकारिता। 20वां बिंदु आर्थिक विकास। सहकारिता आर्थिक विकास में योगदान देती है। इस प्रकार हमने सहकारिता के लाभों के बारे में पढ़ा, उसमें आर्थिक लाभों के बारे में पढ़ा। तो इस प्रकार हमने सहकारिता के 20 आर्थिक लाभ पढ़े। तो विद्यार्थियों हम ये समझ सकते हैं कि सहकारिता देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है और सहकारिता का मूल उद्देश्य सेवा है, न कि लाभ। आज की लेक्चर में विद्यार्थियों हमने सहकारिता के लाभों के बारे में पढ़ा, उसमें सहकारिता के आर्थिक लाभों के बारे में पढ़ा। आगे की लेक्चर्स में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। सहकारिता के सामाजिक लाभ, सहकारिता के राजनीतिक लाभों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।